इतिहास में कुछ लोग तलवार से जीतते हैं, कुछ लोग धन से, कुछ लोग सिंहासन से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने दिमाग से पूरे युग की दिशा बदल देते हैं। उनके हाथ में सेना नहीं होती, फिर भी वे सेनाएं खड़ी कर देते हैं। उनके पास खजाना नहीं होता, फिर भी वे साम्राज्य बना देते हैं। उनके पास मुकुट नहीं होता, फिर भी वे राजा बनाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम था चाणक्य। कुछ लोग उन्हें कौटिल्य कहते हैं, कुछ विष्णुगुप्त, लेकिन नाम से ज्यादा उनकी पहचान उनके काम से होती है। वे भारत के सबसे तेज दिमागों में से एक थे। ऐसे दिमाग जिनकी सोच आज भी लोगों को चौंका देती है। वे सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वे शिक्षक थे, रणनीतिकार थे, राजनीतिज्ञ थे और सबसे बढ़कर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज हम उसी चाणक्य की कहानी सुनेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। यह उस समय की कहानी है जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जब राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे, जब जनता करों के बोझ से परेशान थी, जब उत्तर पश्चिम से विदेशी सेनाएं भारत की सीमाओं तक पहुंच रही थीं, और जब एक साधारण ब्राह्मण बालक आगे चलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करने वाला था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। लगभग 2500 साल पहले का भारत आज जैसा नहीं था। तब भारत एक देश नहीं था, वह कई जनपदों और महाजनपदों में बटा हुआ था। मगध, कोसल, वत्स, अवंती, गांधार, कंबोज, कुरु, पांचाल, हर राज्य अपने अपने स्वार्थ में जी रहा था। हर राजा अपनी सीमा बढ़ाना चाहता था। हर दरबार में राजनीति थी, हर सीमा पर खतरा था। कोई एक केंद्र नहीं था जो इस पूरे भूभाग को जोड़ सके। एक संस्कृति थी, पर एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी। जनता की हालत भी आसान नहीं थी। किसान खेतों में मेहनत करता था और उसकी उपज का बड़ा हिस्सा कर बनकर चला जाता था। व्यापारी रास्तों में भी कर देता था। छोटे लोग बड़े लोगों की मर्जी पर जीते थे। और राजा, बहुत बार राजा जनता के सुख से अधिक अपने वैभव में डूबा रहता था। ऐसे समय में देश को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सिर्फ ताकत नहीं, समझ रखता हो, जो भविष्य देख सके, जो बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ सके। इसी भारत में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। कुछ परंपराएं कहती हैं कि उसका जन्म तक्षशिला के पास हुआ, कुछ उसे पाटलिपुत्र क्षेत्र से जोड़ती हैं। कुछ कहते हैं कि वो चणक नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे, इसलिए चाणक्य कहलाए। लेकिन जो बात लगभग हर परंपरा में मिलती है वो यह है कि वे साधारण परिवार से आए थे। न धन था, न सत्ता, न राजवंश, न महल, बस एक सामान्य घर और एक असाधारण दिमाग। कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जन्म के समय उनके दांत थे और ज्योतिषियों ने कोई बड़ी भविष्यवाणी की थी। ऐसी कहानियां महान लोगों के जीवन से अक्सर जुड़ जाती हैं, क्योंकि लोग मानना चाहते हैं कि असाधारण जीवन के पीछे कोई असाधारण संकेत जरूर रहा होगा। लेकिन चाणक्य की असली असाधारणता जन्म में नहीं, सोच में थी। वे बचपन से ही अलग थे। वे सवाल पूछते थे, किसी चीज को बस मान नहीं लेते थे। वे कारण खोजते थे, घटना के पीछे का अर्थ ढूंढते थे, और यही आदत आगे चलकर उन्हें महान बना गई। युवा अवस्था में वे तक्षशिला पहुंचे। तक्षशिला उस समय केवल एक नगर नहीं था, वह ज्ञान का केंद्र था। वहां दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। राजनीति पढ़ाई जाती थी, युद्ध कला पढ़ाई जाती थी, चिकित्सा पढ़ाई जाती थी, दर्शन पढ़ाया जाता था, गणित, भाषा, खगोल, अर्थव्यवस्था, समाज, सब कुछ। अगर आज के समय में कोई दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े तो हम उसकी अहमियत समझ सकते हैं। लेकिन तक्षशिला उस युग में उससे भी बड़ा था। वो सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, दुनिया को समझने की जगह था। तक्षशिला में चाणक्य ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं लिया। उन्होंने दुनिया देखी। उन्होंने देखा कि सत्ता कैसे चलती है। उन्होंने देखा कि सिर्फ सेना से राज्य मजबूत नहीं होता। अगर मंत्री भ्रष्ट हों, कर व्यवस्था अन्यायपूर्ण हो, जनता नाराज हो और राजा अपने अहंकार में डूबा हो, तो बहुत बड़ा राज्य भी गिर सकता है। उन्होंने ये भी समझा कि ज्ञान और शक्ति अलग नहीं है। जो राज्य ज्ञान को समझता है वही लंबे समय तक टिकता है। इसी समय उत्तर पश्चिम से एक बड़ा तूफान भारत की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती है, मकेदोनिया का राजा था। उसने बहुत छोटी उम्र में सत्ता संभाली थी। उसके पिता फिलिप ने यूनान के बिखरे हुए राज्यों को एकजुट करने की नींव रखी थी। सिकंदर ने उस काम को आगे बढ़ाया। उसने पहले यूनान को अपने नियंत्रण में लिया, फिर पर्शिया की विशाल शक्ति को हराया, फिर मिस्र तक पहुंचा, फिर वो एशिया की ओर बढ़ा। उसका सपना था दुनिया को जीतना। वो जहां जाता वहां अपनी सेना, अपनी रणनीति और अपनी महत्वाकांक्षा के निशान छोड़ता जाता। उसकी सेना अनुशासित थी। उसके सैनिक लंबे युद्धों में तैयार हुए थे। वे थके हुए जरूर थे, लेकिन उनके मन में जीत की आदत थी। सिकंदर हर बार आगे बढ़ता गया,
लेकिन भारत में प्रवेश करते समय उसे एक अलग ही दुनिया मिली। यहाँ छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, एक दूसरे से लड़ते हुए, भयभीत, असुरक्षित। कई राजा डर के कारण झुक गए, कुछ ने समझौता कर लिया, कुछ ने सोचा कि किसी तरह अपना राज्य बचा लिया जाए, और कुछ ने ये मान लिया कि ये खतरा भी चला जाएगा। लेकिन चाणक्य ने इसे अलग तरह से देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये केवल एक विदेशी सेना का आगमन नहीं है, ये भारत की राजनीतिक कमजोरी की परीक्षा है। अगर भारत के राज्य एक नहीं हुए तो कोई भी बाहरी ताकत उनका फायदा उठा सकती है। ये बात उनके मन में बहुत गहराई से बैठ गई कि अगर भारत को बचाना है तो उसे जोड़ना होगा, और अगर जोड़ना है तो किसी एक मजबूत केंद्र की जरूरत होगी। उस समय मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गंगा के किनारे बसा ये नगर समृद्ध था, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और राजनीतिक रूप से बेहद मजबूत भी। मगध के नंद वंश के शासन में बहुत ताकत इकट्ठी हो चुकी थी। उसके पास धन था, सेना थी, कर व्यवस्था थी और बड़ा क्षेत्र था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के बारे में परंपराओं में कहा जाता है कि वे बहुत धनवान थे, लेकिन जनता से कटे हुए थे। उनकी रुचि राज्य चलाने से ज्यादा अपने वैभव में थी। उनके चारों ओर ऐसे लोग थे जो उन्हें सच नहीं बताते थे, बल्कि वही कहते थे जो राजा सुनना चाहता था। और यही हर बड़े राज्य की सबसे बड़ी समस्या होती है। जब राजा के आसपास सच खत्म हो जाए तो राज्य अंदर से कमजोर हो जाता है। चाणक्य मगध पहुंचे। वे वहां किसी पद की उम्मीद में नहीं गए थे, वे एक राजनीतिक प्रस्ताव लेकर गए थे। उनका मानना था कि अगर मगध नेतृत्व करे तो भारत को एक किया जा सकता है। अगर कोई एक मजबूत शक्ति बन जाए तो विदेशी खतरे का सामना किया जा सकता है। ये बात तर्कपूर्ण थी, दूरदर्शी थी और राज्य हित में थी। लेकिन सत्ता अक्सर तर्क से नहीं चलती। कल्पना कीजिए उस दरबार को, ऊंचे स्तंभ, सोने की चमक, रेशमी पर्दे, मंत्रियों की पंक्तियां, सैनिकों की उपस्थिति, और उस पूरे वैभव के बीच एक साधारण ब्राह्मण खड़ा है। कपड़े साधारण, शरीर दुबला, लेकिन आंखों में अजीब सी कठोरता। चाणक्य ने डरकर बात नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि भारत बटा हुआ है, खतरा बढ़ रहा है और मगध को आगे आना चाहिए। लेकिन धनानंद को ये बात पसंद नहीं आई। उसे अच्छा नहीं लगा कि एक साधारण ब्राह्मण उसे राजनीति का पाठ पढ़ा रहा है। दरबारियों ने भी मजाक उड़ाया। किसी ने उनके वस्त्रों का मजाक बनाया, किसी ने उनके रूप का, किसी ने उनके गरीबी भरे जीवन का। और फिर वो हुआ जो इतिहास में मोड़ बन गया। चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल दिया गया। इतिहास में बहुत से क्षण छोटे लगते हैं, लेकिन भीतर से पूरा युग बदल देते हैं। यही वो पल था। कहा जाता है कि बाहर निकलते समय उनकी शिखा खुल गई, और उसी अपमान के बीच उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। ये केवल गुस्से का पल नहीं था, ये संकल्प था। ये एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिज्ञा थी जिसे अपमानित किया गया था, लेकिन जिसने अपने अपमान को हार नहीं बनने दिया। उसने उसे लक्ष्य बना लिया। अब चाणक्य सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वे एक मिशन पर थे। लेकिन एक समस्या थी, चाणक्य के पास सेना नहीं थी, धन नहीं था, सिंहासन नहीं था। मगध जैसी ताकत को हराने के लिए उनके पास क्या था? सिर्फ दिमाग, धैर्य और ये समझ कि बड़ी चीजें एक बार में नहीं, चरणबद्ध तरीके से जीती जाती हैं। उन्हें एक ऐसे युवक की जरूरत थी जो उनके विचारों को जमीन पर उतार सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें नेतृत्व की प्राकृतिक क्षमता हो, एक ऐसा चेहरा जिसे वे तराश सकें, गढ़ सकें और राजा बना सकें। और इसी तलाश में उनका सामना चंद्रगुप्त से हुआ। चंद्रगुप्त की पृष्ठभूमि को लेकर भी अलग अलग कथाएं हैं। कुछ कहते हैं कि वो साधारण परिवार से थे, कुछ उन्हें राजवंश से जोड़ते हैं, कुछ कहते हैं कि वे जंगलों में पले बढ़े, कुछ परंपराएं उन्हें मोरपालक कुल से जोड़ती हैं। लेकिन चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो, चाणक्य ने उनमें कुछ देखा था। उन्होंने एक साधारण बालक में भविष्य का सम्राट देख लिया था। कहा जाता है कि चाणक्य ने उन्हें खेलते हुए देखा। वह बाकी बच्चों के बीच आदेश दे रहा था और उसमें नेतृत्व की स्वाभाविक झलक थी। बहुत लोग बच्चे को देखते हैं, बहुत कम लोग उसके भविष्य को देखते हैं। चाणक्य उन्हीं कम लोगों में थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और फिर शुरू हुई उसकी कठोर ट्रेनिंग। यह ट्रेनिंग कोई सामान्य शिक्षा नहीं थी, यह एक राजा को तैयार करने की प्रक्रिया थी। चंद्रगुप्त को युद्ध सिखाया गया, तलवार, रथ, सेना की चाल, घेराबंदी, पीछे हटना, फिर हमला करना, सब सिखाया गया। उसे राजनीति सिखाई गई। उसे बताया गया कि मित्र कैसे बनाए जाते हैं, दुश्मन कैसे तोड़े जाते हैं और किस समय कौन सा निर्णय लेना चाहिए। उसे अनुशासन सिखाया गया।
उसे भूख सहना सिखाया गया, उसे प्रतीक्षा करना सिखाया गया, उसे अपमान सहना सिखाया गया, उसे अपने भावों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। चंद्रगुप्त को ये सब बहुत कठोर तरीके से सिखाया गया। कथाओं में ये भी आता है कि चाणक्य ने उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देकर उनका शरीर विष के प्रति मजबूत बनाया। यह कथा पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह उनकी कठोर शिक्षण शैली को दिखाती है। चाणक्य का लक्ष्य एक साधारण सैनिक बनाना नहीं था। उनका लक्ष्य एक ऐसा शासक बनाना था जो हर परिस्थिति में मजबूत रहे। जब चंद्रगुप्त तैयार हुए तब उन्होंने पहली बार मगध पर सीधा आक्रमण किया, लेकिन ये कोशिश असफल रही। नंद वंश की शक्ति अभी बहुत बड़ी थी, उनकी सेना विशाल थी, उनका नियंत्रण मजबूत था। चंद्रगुप्त की सेना उस समय अभी उतनी तैयार नहीं थी। यह हार महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसी ने चाणक्य की रणनीति बदल दी। परंपरा में एक वृद्धा और खिचड़ी की कहानी आती है। कहा जाता है कि चाणक्य ने एक बच्चे को बर्तन के बीच से खिचड़ी खाते देखा और उसका हाथ जल गया। वृद्धा ने उसे डांटा कि किनारे से खाना चाहिए, बीच से नहीं। यह एक साधारण कहानी है, लेकिन इसके भीतर एक बड़ी सीख है। चाणक्य ने समझ लिया कि मगध के केंद्र पर सीधे वार करना गलत था। पहले किनारों को कमजोर करना होगा, पहले सीमांत राज्य जीतने होंगे, पहले दुश्मन को चारों तरफ से घेरना होगा, फिर केंद्र पर वार करना होगा। यहीं से उनकी रणनीति बदली। उन्होंने मंडल सिद्धांत की तरह सोचना शुरू किया। इस सिद्धांत के अनुसार आपका पड़ोसी आपका स्वाभाविक शत्रु हो सकता है, लेकिन आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र बन सकता है। इसका अर्थ ये था कि किसी भी राज्य को केवल उसकी ताकत से नहीं, उसके संबंधों से समझो। कौन किससे डरता है, कौन किससे नाराज है, किसे किससे मदद चाहिए, ये सब देखो। चाणक्य इसी तरह सोचते थे। उनका सबसे बड़ा हथियार सूचना थी। उन्होंने समझ लिया था कि जो दुश्मन को भीतर से समझ लेता है वो उसे बाहर से हराने से पहले ही कमजोर कर देता है। इसलिए उन्होंने जासूसी का बहुत बड़ा तंत्र खड़ा किया। व्यापारी, साधु, भिक्षुक, कलाकार, दूत, नाई, यात्रियों, इन सबके माध्यम से सूचनाएं इकट्ठी की गईं। हर जगह कान थे, हर जगह आंखें थीं। कोई भी बात चाणक्य तक पहुंच सकती थी। एक व्यापारी अनाज बेचने आया है, लेकिन वो सैनिकों की संख्या भी देख रहा है। एक साधु भिक्षा मांग रहा है, लेकिन वो मंत्रियों की बातें सुन रहा है। एक नाई दाढ़ी बना रहा है, लेकिन वो महल की फुसफुसाहटें सुन रहा है। एक कलाकार मनोरंजन कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि कौन किससे नाराज है। ये केवल जासूसी नहीं थी, ये राज्य को भीतर से पढ़ने की कला थी। इसी दौरान नंद वंश के भीतर दरारें बनने लगी। धनानंद की कठोरता, भारी कर, दरबारी भ्रष्टाचार और जनता का गुस्सा धीरे धीरे जमा होने लगा। चाणक्य ने इस असंतोष को दिशा दी। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों के बीच अविश्वास पैदा किया। किसी को डर था कि दूसरा उसके खिलाफ है, किसी को लगता था कि उसकी जगह कोई और ले लेगा, किसी को यह महसूस हो रहा था कि यह राज्य अब अधिक समय नहीं चलेगा। इसी बीच चंद्रगुप्त सीमांत क्षेत्रों में अभियान चलाते रहे। नंद साम्राज्य की नींव कमजोर होने लगी। भीतर की नाराजगी, बाहर का दबाव और चाणक्य की रणनीति, इन सब ने मिलकर नंद वंश को कमजोर कर दिया। अंत में निर्णायक युद्ध हुआ। धनानंद की सत्ता गिर गई, नंद वंश समाप्त हो गया और पाटलिपुत्र की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गए। यह जीत केवल एक वंश की हार नहीं थी, ये एक नए राजनीतिक विचार की जीत थी। चाणक्य ने एक साम्राज्य को नष्ट करके दूसरा नहीं बनाया था, उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया जो लंबा चल सके। जीत के बाद भी उन्होंने काम बंद नहीं किया, क्योंकि जीतना एक बात है, शासन करना दूसरी बात। अब चाणक्य ने प्रशासन पर ध्यान दिया। उन्होंने राज्य की व्यवस्था मजबूत की, कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया, न्याय को तेज और प्रभावी बनाया, भ्रष्टाचार को राज्य के लिए उतना ही खतरनाक माना जितना बाहरी शत्रु को, सेना को मजबूत किया, सीमाओं को सुरक्षित किया, गुप्तचर व्यवस्था को और प्रभावी बनाया और अपने इन विचारों को एक ग्रंथ में संकलित किया जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को केवल धन की किताब समझना गलत होगा। यह राज्य संचालन का विस्तृत शास्त्र है। इसमें शासन है, कूटनीति है, कानून है, कर है, युद्ध है, प्रशासन है, सुरक्षा है और लोक कल्याण है। ये केवल राजा को शक्तिशाली बनाने की किताब नहीं है, बल्कि ये बताती है कि राजा का असली कर्तव्य प्रजा का हित है। चाणक्य के अनुसार राजा का सुख प्रजा के सुख में है और राजा का हित प्रजा के हित में है। अर्थशास्त्र में चाणक्य बहुत व्यावहारिक दिखते हैं। वे जानते थे कि दुनिया आदर्शों से नहीं चलती। हर व्यवस्था में भ्रष्टाचार की संभावना होती है, अधिकारी लालच में पड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने निगरानी की बात की, उन्होंने नियंत्रण की बात की। उन्होंने कहा कि राज्य को केवल भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता, व्यवस्था की जांच भी जरूरी है। ये सोच बहुत कठोर लग सकती है, लेकिन इसी में राज्य की सुरक्षा थी।
यही चाणक्य की खासियत थी। वे कठोर थे लेकिन अंधे नहीं। वे यथार्थवादी थे। वे जानते थे कि कमजोर राज्य दया से नहीं टिकता, अनुशासन से टिकता है। वे क्रूर इसलिए नहीं थे कि क्रूरता उन्हें पसंद थी, बल्कि इसलिए थे कि वे जानते थे कि बिना कठोर निर्णयों के कोई बड़ा राज्य नहीं टिक सकता। उनके भीतर आदर्श भी था और यथार्थ भी। यही उनका संतुलन था। मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ता गया, लेकिन बाहरी खतरे खत्म नहीं हुए थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों में साम्राज्य बंट गया था। उनमें से एक था सेल्यूकस निकेटर। उसने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन अब भारत पहले जैसा बिखरा हुआ नहीं था। अब उसके सामने एक संगठित मौर्य साम्राज्य था। चंद्रगुप्त की सेना और चाणक्य की रणनीति ने सेल्यूकस को कठिन स्थिति में डाल दिया। युद्ध हुआ, दबाव बना और अंत में संधि हुई। इस संधि में मौर्य साम्राज्य को उत्तर पश्चिम के बड़े हिस्सों पर लाभ मिला। कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण हुआ और बदले में हाथी दिए गए। ये केवल युद्ध के बाद की शांति नहीं थी, ये चाणक्य की दूरदर्शिता थी कि हर जीत का अंतिम उद्देश्य स्थायी सुरक्षा होना चाहिए। इसी समय अमात्य राक्षस की कहानी सामने आती है। राक्षस नंद वंश का एक बहुत योग्य और वफादार मंत्री था। जब नंद वंश गिरा तो वो भी नहीं टूटा। उसने मौर्य सत्ता को तुरंत स्वीकार नहीं किया। वो अपने स्तर पर नंद वंश को वापस लाने की कोशिश करता रहा। चाणक्य जानते थे कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो एक प्रतिभाशाली प्रशासक खो जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे खत्म करने के बजाय समझने की कोशिश की। यही चाणक्य की सबसे बड़ी खासियत थी। वे प्रतिभा को पहचानते थे, चाहे वह विरोधी पक्ष में ही क्यों न हो। वे केवल दुश्मन नहीं देखते थे, उपयोगिता भी देखते थे। उन्होंने राक्षस को अलग थलग किया, उसके सहयोगियों को कमजोर किया और अंततः उसे इस स्थिति में पहुंचाया कि उसके सामने मौर्य सेवा स्वीकार करने के अलावा रास्ता कम रह गया। ये केवल चाल नहीं थी, ये बड़ी राजनीति थी। विरोधी की बुद्धि को नष्ट करने के बजाय उसे अपने पक्ष में लाना, यही असली कौशल है। चाणक्य के जीवन का एक और पक्ष था। वे खुद बहुत सादा जीवन जीते थे। परंपराओं के अनुसार उनका जीवन वैभवपूर्ण नहीं था। वे राजमहल के सुखों में नहीं रहते थे। उनका जीवन अनुशासन, सादगी और वैराग्य के करीब था। ये विरोधाभास बहुत रोचक है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए साम्राज्य बनाता है, वो खुद सादगी में जीता है। जो व्यक्ति सत्ता की भाषा जानता है, वो खुद सत्ता के प्रदर्शन से दूर रहता है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार का शासन आया। माना जाता है कि चाणक्य का प्रभाव इस काल में भी रहा, लेकिन उनके अंतिम वर्षों के बारे में निश्चित जानकारी कम है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया, कुछ कहती हैं कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया, कुछ कथाएं षड्यंत्र की बात करती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ है, उनका जीवन किसी निजी लाभ के लिए नहीं था। वो विचार और राष्ट्र के लिए जिया गया जीवन था। चाणक्य की विरासत उनके साथ खत्म नहीं हुई। वह चंद्रगुप्त में जीवित रही, वह मौर्य साम्राज्य में जीवित रही, वो अर्थशास्त्र में दर्ज हुई, वो भारतीय राजनीतिक सोच में बस गई। आज भी जब नेतृत्व, प्रशासन, रणनीति, कूटनीति, संकट प्रबंधन और सत्ता की समझ की बात होती है, चाणक्य का नाम अपने आप सामने आ जाता है। क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि शक्ति केवल हथियारों से नहीं बनती, शक्ति जानकारी से बनती है, शक्ति धैर्य से बनती है, शक्ति सही समय पहचानने से बनती है, और शक्ति उस सोच से बनती है जो अपने उद्देश्य को अपने अहंकार से बड़ा रख सके। धनानंद के पास धन था, सेना थी, वैभव था, लेकिन उसके पास दृष्टि नहीं थी। चाणक्य के पास न सिंहासन था, न खजाना, न सेना, लेकिन उनके पास लक्ष्य था, और इतिहास ने अंत में उसी लक्ष्य का साथ दिया। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अपमान कभी कभी अंत नहीं होता, शुरुआत होता है। अगर मन मजबूत हो, अगर दृष्टि साफ हो, अगर धैर्य हो, तो एक व्यक्ति पूरे युग की दिशा बदल सकता है। चाणक्य ने अपने अपमान को प्रतिज्ञा में बदला, प्रतिज्ञा को रणनीति में बदला, रणनीति को साम्राज्य में बदला, और साम्राज्य को ऐसी विरासत में बदला जो आज भी जीवित है। उनका नाम इसलिए याद नहीं रखा गया कि वे सबसे बड़े राजा थे। उनका नाम इसलिए याद रखा गया कि उन्होंने राजा बनाए। उन्होंने ये साबित किया कि इतिहास बदलने के लिए हमेशा ताज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक अडिग दिमाग काफी होता है। और जब वो दिमाग अपना लक्ष्य साफ देख ले, तब एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा युग जन्म लेता है। यही चाणक्य थे, एक ब्राह्मण, एक शिक्षक, एक रणनीतिकार, एक सलाहकार, एक निर्माता, एक विचार और एक युग। और शायद इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति खुद सिंहासन पर न बैठे, फिर भी सिंहासनों की दिशा तय कर दे। अगर इतिहास की ऐसी अनकही कहानियां, ऐसे महान दिमागों की रणनीतियां और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आप आगे भी देखना चाहते हैं,
तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब ऐसी ही एक और शानदार कहानी आए आप सबसे पहले उसे देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे सच के साथ जिसने दुनिया बदल दी। जय हिंद, जय भारत।